मैं मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से हूँ। मेरा नाम एडवोकेट विक्रम प्रताप सिंह है और मैं राहुल गांधी जी की इस यात्रा को मध्य प्रदेश जैसे शुरुआत हुई थी, महाराष्ट्र बॉर्डर और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच से जो यात्रा प्रारंभ हुई थी, वहाँ से मैं नंगे पैर यात्रा करते हुए दिल्ली पहुँचा हूँ। लोग कहते हैं राहुल गांधी को ठंड नहीं लग रही है, टी शर्ट में घूम रहे हैं, आप नंगे पैर घूम रहे हैं, आपको भी ठंड नहीं लग रही है? राहुल गांधी जी एक तपस्वी है, यह कह सकता हूँ, तो उनको ठंड नहीं लग रही और उनकी तपस्या का हमारे ऊपर यह परिणाम है कि हमको पैर में ठंड नहीं लगती, ना हमारे पैर में घाव हो रहा है। एक तपस्वी वो भी हैं जो कह रही हैं कि धार तेज करा लो चाकुओं की, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं साध्वी प्रज्ञा। साध्वी प्रज्ञा जी मध्य प्रदेश से, भोपाल से हैं और मैं मध्य प्रदेश की तासीर को जानता हूं और साध्वी प्रज्ञा जी के द्वारा जिस प्रकार से भी टीका टिप्पणी हिंदुस्तान के धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंगों के आधार पर जिस प्रकार से करते हैं, यह उनकी ओछी मानसिकता का परिणाम है कि पता नहीं वो जिस शाखा से पढ़कर आई हैं, जिस हिंदुस्तान की जिस भी स्कूल में पढ़ी हो, मुझे नहीं पता कि कौन सी स्कूल में पढ़ी है, लेकिन उस स्कूल में अगर इस प्रकार की संस्कृति का ज्ञान उनके मिलता रहा होगा कि हमें धर्म को, जाति को, रंग पे आधार पे देश को बांटने का काम करेंगे, तो मैं ऐसी साध्वी प्रज्ञा जी को, उनको बुद्धि दे ईश्वर, ऐसी बजरंग बली जी से कामना करता हूँ। मतलब एक बीजेपी की सांसद को आप बुद्धिहीन बता रहे हैं? मैं बुद्धिहीन कहूँ या मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन उनके पास इस प्रकार की टिप्पणी करने का ज्ञान कहाँ से आता है, उस पर मैं बोल रहा हूं कि जिस प्रकार से जहां से भी वो ज्ञान आता हो, तो हे बजरंग बली उनको सद्बुद्धि प्रदान करे और हिंदुस्तान के प्रति वो रंगों के भेदभाव से छोड़कर और एक रंग को छोड़कर तीन रंग की ओर ध्यान दे, उस तिरंगे के नीचे रहकर काम करे, तिरंगे के अंदर संविधान आता है और उस संविधान के आधार पे बात करें। लोग कह रहे हैं भाई जो भगवा रंग है, जो पठान मूवी आ रही है उससे आहत हुई है, आपकी आहत नहीं हो रही है भगवा को देख के? फीलिंग्स आपने उनके कपड़ों को देखा है, वो भी भगवा पहनती है। और रैप जो हीरोइन ने पहना है दीपिका ने, उस पर बात? मैं रैप हीरोइन पकड़ी है, आप नागपुर की एक सांसद, महिला सांसद है, उनका वीडियो मेरे पास है, कहें तो मैं दिखा दूं। उनके द्वारा जिस प्रकार से अश्लीलता दिखाई गई, तो मुझे नहीं लगता कि इस मूवी में ऐसी भी कुछ बात थी। और चूंकि इनके कपड़े कौन बिकनी किस प्रकार की पहनी है, क्या पहनी है इनकी, मैं फिर से बोलूँगा कि पता नहीं ये लोग कहाँ से ये दिमाग लेके आते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो 20 साल 22 साल 24 साल के हमारे लड़के लड़कियां हैं, उनके मन में, उनके मानस पटल में आप क्या छाप दे रहे हैं? आप हिंदुस्तान को इस प्रकार रंगों में बांटेंगे? दीपिका पादुकोण हिंदू नहीं है क्या? नहीं, वो शाहरुख खान है ना। मेन मुद्दा ये है, मेन मुद्दा शाहरुख खान नहीं है। सब कुछ प्लान करके भगवे का अपमान करवाया, ऐसा लोगों का कहना है। हिंदुओं की आस्था जो है आहत हुई है। हिंदुस्तान, मैं भी हिंदू, दीपिका पादुकोण भी हिंदू है, लेकिन हम हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाले लोग नहीं है। हम हिंदुस्तान की एकता और अखंडता की राजनीति करने वाले लोग हैं। आप भी समझिएगा, आप जो रंग पहने वो काला है, ये शनिदेव का है, मैं जिस रंग को पहनूं ये बजरंग बली का है। कोई नीला पहनता है, कोई पीला पहनता है, इस पर रंगों में भेदभाव क्या? ये तो रंग है, कपड़े हैं। लेकिन भगवा रंग ही क्यों? उसमें भगवा रंग ही सिनी पहना गया है, उसमें और कलर पहने गए और रंग पहने गए हैं, लेकिन उस भगवा रंग के कारण इस देश के अंदर कैसे अराजकता का माहौल तैयार किया जाए, इस पर काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और उनके पिताजी जो आरएसएस है वो करते हैं। सवाल ये है कि साथ ही पहले बयानों में रही है, विवादित बयान देते रही हैं और कोई एफआईआर, कोई सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता, तो क्या लगता है कि आपको सरकार एक शरण दे रही है उनको, यानी सुनियोजित तरीके से ये किया जा रहा है? अब ये जिस प्रकार से भी भाषा शैली का इस्तेमाल ये करते हैं, तो जानते हैं कि हमारे पिताजी ऊपर बैठे हैं, तो बच्चे फिर दिलेरी से बोले चाचा हमारे विधायक हैं, तो किस कुछ इसी प्रकार की थ्योरी वो भी शायद लागू करके रखी है कि वहाँ का मुख्यमंत्री भी मध्य प्रदेश का उनका और इस देश का प्रधानमंत्री भी उनका। अगर इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के गृह मंत्री को इस बात की तनिक भी चिंता होती, इस देश की एकता और अखंडता और जो संविधान की बात वो करते हैं, जिसकी कसम खाकर ये संसद के अंदर हैं, तो अगर उनका थोड़ा सा भी अगर उस तरफ ध्यान होता, तो शायद अभी तक साध्वी प्रज्ञा जैसे लोगों की पंख कतर रहे होते और उनको समझाने का प्रयास करते कि ये बताओ आप, भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जो यूथ है कहा जा रहा है वो बेरोजगारी की मार झेल रहा है। बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तमाम जो लोग हैं बेरोजगार हैं, आक्रोश दिखता है, लेकिन वोट फिर किस बात पे दे देते हैं देश का युवा? मैं आपको बताऊं कि 28 सेकंड का राहुल जी का एक वीडियो है। 28 सेकंड के उस वीडियो में राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं, इस पर आप क्या फैसला कर सकते हैं क्या? मैं बात मुद्दे पे आता हूं कि उस हमारे युवा को 28 सेकंड का वीडियो परोस दिया जाता है और उससे क्या है, हिंदुस्तान का युवा 20 साल 22 साल 24 साल का सबके पास मोबाइल है, तो शायद उससे वो भ्रमित होते हैं। हम उनको वहां से आगे निकाल के लाएंगे। और ये जो बेरोजगारी, हिंदुस्तान क्या चाहती है? बेरोजगारी से आज़ादी,
हिंदुस्तान क्या चाहती है? महंगाई से आज़ादी। हिंदुस्तान क्या चाहती है? निजीकरण से आज़ादी। हिंदुस्तान क्या चाहती है? धर्म के आधार पर राजनीति ना हो, इसकी आज़ादी। तो देश को हम एक सूत्र में बांधने के लिए चल रहे राहुल हैं। गांधी तो कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा है कि नफरत के जहान में एक मैं मोहब्बत की दुकान खोलना चाह रहे हैं वो। बाजार में मोहब्बत के तो जो तमाम चीज़ें, उसके बाद क्या लगता है, युवा सड़कों पे आ रहा है या नहीं आ रहा है? युवा सड़क से लेके संसद तक आ रहा है। युवाओं के लिए स्पेशली राहुल गांधी जी कहते हैं, पूरे देश के लिए कहते हैं, डरो मत, डरो मत, क्योंकि हम इस देश के लिए जी रहे हैं और देश के प्रेम भाईचारे के लिए जी रहे हैं। किसी के मन में हमारे लिए न कटुता है, न नफरत है, न किसी भी प्रकार का द्वेष है। इसलिए हम राहुल गांधी जी बोलते हैं डरो मत। और युवा अपनी इस जो बेरोजगारी की समस्या है, जो हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी जी ने जुमला दिया था कि 2 करोड़ के रोजगार हम हिंदुस्तान को प्रत्येक वर्ष देंगे, वो 2 करोड़ तो छोड़िए, 2000 भी प्रत्येक वर्ष दे देते तो शायद उनकी कुछ बात में कम से कम उनके जब प्रवक्ता आते तो कुछ तो बोलने की हैसियत रखते। क्या लगता है कि रोजगार तो दे रहे हैं, सर्टिफिकेट बांटे आपने देखा? बिल्कुल कागजों में दिया है। और अभी आपको एक बात बताऊं, बहुत ही हास्यास्पद लगा, मैं शिक्षित हूँ, मैं अधिवक्ता हूँ, हास्यास्पद ये लगा कि आपने कभी देखा है कि 2014 के पहले हमने किसी को, रेलवे के कर्मचारी को, पुलिस के कर्मचारी को सर्टिफिकेट देते घूमते रहे हो? जिनको वैकेंसी निकली उनको नौकरी की, अपने देश की सेवा कर रहे थे। इनके पास कुछ बचा नहीं। 80,000 का सर्टिफिकेट, 80,000 जो भी जॉब जैसा भी बता रहे हैं, पूरा रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है, उसका सर्टिफिकेट देते घूम रहे हैं। और आप सोचिए जब सर्टिफिकेट देने जाते होंगे कोई मंत्री, तो उनके कार्यक्रम में कितना खर्चा आता होगा। हो सकता है उसमें 1500 की नौकरियां, 1000 नौकरियां और भी दे दी जाती, ये खर्चे से बचाया जा सकता था। सबका साथ सबका विकास मोदी जी का नारा है। सबका साथ सबका विनाश, इस थ्योरी पे काम कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, विनाश से मतलब जब युवा को रोजगार नहीं मिल रहा, वो विनाश की ओर नहीं है क्या? देश निजीकरण में हो, देश में निजीकरण 80 लाख युवाओं को रोजगार दिया है 2014 के बाद से। 70-80 लाख, सही है बोला ना, 70-80 लाख। बात थी 2 करोड़ की, आप 8 सालों में कितने दिए? 70-80 लाख। तो आप आकलन करिए कि 70-80 लाख नौकरी चाहिए हिंदुस्तान को, या 16 करोड़ अब तक लोगों को नौकरी मिल सरकारी नौकरी ही क्यों करनी है? सरकारी हो, प्राइवेट तो बचे नहीं, प्राइवेट सरकारी भी प्राइवेट हो रहे हैं। अब तो सरकारी जैसे कुछ दिन बाद आपको लगेगा कि आप अपनी आंख पीढ़ी के, मेरे को जो सुन रहे हो कुछ लोगों को, लेकिन 90% ये जान ले कि वो अपनी पीढ़ी के आखिरी सरकारी कर्मचारी को देख रहे होंगे। आपको लगता है कि 8 साल में मोदी सरकार ने अभी तक कुछ काम नहीं किया? मोदी जी ने देश के लिए काम किया। क्या किया? हिंदू मुसलमान को उलझाना, जातिगत द्वेष इस हिंदुस्तान के फैलाना, युवाओं पे महंगाई का बोझ डालना, इस देश पे महंगाई का बोझ डालना, युवाओं को बेरोजगार करना, ये काम किया इनने। और कांग्रेस के बने बनाए कामों में अपना टैग लगाकर अपने आप को देश का सर्वश्रेष्ठ, क्या विश्व का सर्वश्रेष्ठ नेता घोषित कर लिया। लेकिन सरकार अपनी उपलब्धियां बता रही है, 370 है, राम मंदिर है, घर का शौचालय पहुंचा दिया है, और क्या लेंगे? 8 साल में थोड़ा टाइम दीजिए, 8 साल हुए अभी तो। राम मंदिर, सबसे पहले आपको बता दूं, ये आस्था का केंद्र बिंदु है, ना कि राजनीति का केंद्र बिंदु। दूसरा, राम मंदिर बनता है, हिंदू मुसलमान, इस देश का हर आदमी खुश था, प्रसन्नता। इस जो राम मंदिर बन रही है उसका भी ताला हमारे राजीव गांधी जी ने अपने समय में 1991 में तोड़वाया था। दूसरा 370 हटाया। वो जब नेहरू जी ने इस पर काम किया तो उस पर एक हरि सिंह जो वहाँ के राजा थे, उनके साथ बॉन्डिंग हुई थी, संधि हुई थी, उस आधार पे 370 लागू। तो आपने 370 हटाया और उस 370 पे कहा था कि इस कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद खत्म हो जाएगा। अभी आप जाके न्यूज़ उठाकर देख लीजिएगा, अभी कल की ही घटना है, 7 लोग मारे गए और 7 कश्मीरी पंडित मारे गए। देश का विकास तो हो रहा है ना सर? 7 लोग कश्मीर में मारे जा रहे हैं, हिंदुस्तान का विकास हो रहा है। विदेशों में 4 साल की नौकरी कर रही आर्मी, देश का विकास हो रहा है। युवा बेरोजगार हो रहा है, देश का विकास हो रहा है। महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, देश का विकास हो रहा है। अग्निवीर योजना तो ला दिए हो। आप उन युवाओं से जाके बात करिए, हो सकता है मेरे साथ कोई राजनीतिक बात हो जाए, उन युवाओं से जाके बात करके देखिएगा जो सुबह 4 बजे उठकर गाँवों में, खेतों में, खलिहानों में दौड़ते हैं और पाते क्या है? 4 साल की नौकरी। मैं जिस उमरिया जिले का हूँ, मेरे गांव से लगभग 30 से 35 लोग इंडियन आर्मी के, या तो फौज में है तो आर्मी में, इंस्पेक्टर से लेके कांस्टेबल तक। उनसे मेरी भी बात होती है। मैं भी जानता हूँ कि ये 4 साल की नौकरी क्या होगी और वो जो नौकरी कर रहे हो क्या होगी। तो ये देश को बरगलाने का काम
नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो अंत में युवाओं को क्या संदेश आप देना चाहेंगे दोस्तों? मैं ये युवाओं को, महिलाओं को, इस देश को, मेरे तरफ से विशेषकर युवाओं को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास, सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेना पहले तो बंद कर दीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान आपके वास्तविक ज्ञान से दूरी करे दे रहा है। दूसरी चीज, आपको अगर ज्ञान लेना है तो किताबों से लीजिए, हिंदुस्तान का इतिहास पढ़िए, हिंदुस्तान के लोगों को पढ़िए, क्रांतिकारियों को पढ़िए, और इस देश के साथ युवाओं को मेरा संदेश कि आप इतने तेजी से शिक्षित होइए कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान से आप कहीं आगे निकलकर अपने देश के लिए किसी भी सेक्टर में जाकर देश को मजबूत करने का काम कर सके। तमाम इस चर्चा के लिए विक्रम प्रताप सिंह हैं अपनी राय। जैसे आप देख रहे हैं, हम इस समय कांग्रेस हेडक्वार्टर में हैं और विक्रम प्रताप सर से बात हुई, तो आप देखते रहिए D7 तक, अब्रार अंसारी साथ D7 तक, दिल्ली।